हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम टाइप 1 प्रॉब्लम की बात करें, आपको टाइप 1 प्रॉब्लम में कह सकता है कैलकुलेट और यू कैन से द एस्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो आपका अप्रोच क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका डेटा गिवन होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो गिवन डेटा में आपको क्या हो सकता है, ग्रेड ऑफ द स्टील आपको गिवन होगा, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट गिवन होगा, और डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन के केस में देखिए कि आपको बी और डी का वैल्यू गिवन होता है। बी की वैल्यू गिवन होगी, डी की यानी कि इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू गिवन होगा, और साथ में आपको एएसटी का वैल्यू भी गिवन होगा और एएससी का वैल्यू गिवन होगा, यानी कि एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन और एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन। ये सारे वैल्यू आपको गिवन होंगे। तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? तो देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग, जिसको हम लोग एक्सयू मैक्स भी कहते हैं। तो ये तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सयू लिमिटिंग बराबर क्या होता है, के इंटू डी होता है। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ द स्टील पे, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो सकती है, 0.53 टाइम्स ऑफ द डी, और 0.48 टाइम्स ऑफ द डी, और 0.46 टाइम ऑफ द डी, डिपेंडिंग ऑफ द ग्रेड ऑफ द स्टील। ये हो गया आपको एफई 250 के लिए, ये हो गया आपको एफई 415 के लिए, और ये हो गया एफई 500 के लिए। तो आप यहां से एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? अब आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको एस्टिमेट करना है, और यू कैन से कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्सिव से डिनोट करते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये आप ये कैसे फाइंड करेंगे, तो वही कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन के केस में कंप्रेशन C1 और C2 होता है। C1 फॉर द सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस बीम सेक्शन और C2 फॉर द ऑक्सिलरी बीम सेक्शन, और इज इक्वल टू T लिखिए या T1 प्लस T2 यू कैन से। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक्सयू की वैल्यू का एस्टिमेट कर लेंगे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, यानी कि आप C इज इक्वल टू T कर रहे हैं, जहां मैंने बताया कि C1 प्लस C2 और बराबर T हो जाएगा। आप जानते हैं कि C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.36 FC के B इंटू एक्सयू, और C2 आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ASC FSC माइनस 0.446 FC के और बराबर T, यानी कि 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, आप इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सयू की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आप एफएससी की वैल्यू को नहीं जानते हैं। एफएससी क्या है कि स्ट्रेस इन द कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट, यानी कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ एफएससी, और एफएससी खुद डिपेंड करेगा जितना स्ट्रेन उसमें डेवलप हुआ, यानी कि स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ ये आप जानते हैं, 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश बाय एक्सयू, यानी आप देख रहे हैं कि एफएससी खुद इस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन इन द स्टील एंड अंडर कंप्रेशन, और ये सी फंक्शन है एक्सयू का, और यहाँ पर आपको एक्सयू निकालना है। तो आप इस कंडीशन में हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके एक्सयू की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक्सयू निकालना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करिए, एक्सयू की वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लिए। मान लेते हैं एक्सयू को आप एक्सयू लिमिटिंग या उससे थोड़ा कम वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, और उसके लिए क्या कीजिए कि एक्सयू लिमिटिंग को आप एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब उससे आप स्ट्रेन का वैल्यू को निकालिए। अब स्ट्रेन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको डी डैश पता होता है ना, या डी डैश अगर नहीं भी पता है तो आप डी डैश बाई डी लेस देन और इक्वल टू 0.2 से आप एस्टिमेट कर सकते हैं डी डैश की वैल्यू को, क्योंकि आपको इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आप स्ट्रेन की वैल्यू, कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग में जो एफएससी का वैल्यू है वो आप निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ से एक्सयू की वैल्यू इस इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। तो उस इक्वेशन का यूज करके एक्सयू का वैल्यू जो निकल रहा है, और जो आपने अज्यूम किया था एक्सयू लिमिटिंग के बराबर या उससे कम, उसके बराबर आ जा रहा है, तो आपका एक्सयू का वैल्यू वही हो जाएगा जो आपने माना था। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, उससे कम लेके चलेंगे, और फिर यही प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे, तब जाकर आपको फिर एक्सयू की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया।
यानी तो आप एक दूसरे मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। SP16 पेज नंबर 13 टेबल नंबर F का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले D डैश बाई डी का रेशियो पता करना होगा। आप क्या करेंगे, D डैश बाई डी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, D डैश बाई डी का रेशियो अगर निकाल लेते हैं और जो ग्रेड ऑफ द स्टील आपको गिवन है, जैसे Fe415 है और D डैश का वैल्यू जो आया उसके करस्पॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0.05 है, 0.10, 0.15, 0.2 तक गया हुआ है, तो आपकी जो वैल्यू आती है, सपोज कीजिए कि D डैश बाई डी का रेशियो का वैल्यू आपको 0.15 आ रहा है और आपका ग्रेड ऑफ द स्टील Fe415 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो FSC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 342 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या अगर इन दोनों के बीच में आता है तो जो आप नजदीक वाला है उसको आप लेके चल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप लीनियर इंटरपोलेशन से भी FSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया SP16 पेज नंबर 13 टेबल नंबर F का यूज करके आप इजिली FSC का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये तो ग्रेड ऑफ द स्टील Fe415 और Fe500 के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आपको माइल्ड स्टील दिया हुआ है या जिसको हम कहते हैं Fe250 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप FSC का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप 0.87 FY यानी कि 0.87 इंटू 250 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा वही FSC की वैल्यू आप रख देंगे अगर माइल्ड स्टील दिया है तो, और उस कंडीशन में आप XU की वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब अब बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। ये फाइनल स्टेप होगा क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, यानी कि ये हो जाएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, तो आपने क्या निकाला, XU की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चाहे वो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज हो या SP16 पेज नंबर 13 टेबल नंबर F का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने XU निकाला और XU लिमिटिंग निकाला। अगर XU की वैल्यू अगर XU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा तो आप इसको कहेंगे बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो आप XU लिमिटिंग का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। और अगर XU की वैल्यू लेस देन हो गया XU लिमिटिंग का, तो इसके कंडीशन में क्या हो गया, ये आपका अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप XU का यूज करेंगे, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यूज करेंगे। अगर XU की वैल्यू एक्सीड कर जा रही है XU लिमिटिंग के केस में, तो ये हो जाएगा आपका ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा तो आप XU लिमिटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा सेक्शन आपका, तो उस इंडिया से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू लीवर आर्म 1 और प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू आपको पता है 0.36 FCK B इंटू XU होगा, और लीवर आर्म 1 कितना हो जाता है आपको D माइनस 0.42 XU। ठीक है, और प्लस C2 की वैल्यू आपको पता है ये क्या होगी, ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK और इंटू D माइनस D डैश। ये हो गया Z2 यानी कि लीवर आर्म 2 हो गया। आइदर आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं, और अगर आप टेंसाइल फोर्स का यूज करके निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस T2 इंटू लीवर आर्म 2। जनरली हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको ST1 और ST2 का वैल्यू सेपरेटली नहीं गिवन होता है। अगर गिवन है तो आप इजिली निकाल सकते हैं। 0.87 FY इंटू ST1 हो गया T1 की वैल्यू, और लीवर आर्म हो जाएगा 1 D माइनस 0.42 XU। अब प्लस T2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 0.87 FY इंटू ST2 इंटू D माइनस D डैश, ये हो गया लीवर आर्म 2। आइदर इस इक्वेशन का यूज करके निकालिए या इस इक्वेशन का यूज करके निकालिए। जनरली क्या होता है कि आप टेंसाइल साइड से यानी कि टेंशन वाला रीजन से यूज करके नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको T1 और T2 के लिए यानी कि ST1 और ST2 की जो वैल्यू है वो सेपरेटली नहीं गिवन होता है। तो हम लोग जनरली कॉम्प्रेशन साइड का यूज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर था। अगर टाइप 1 प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का कहेगा तो हम इस तरीके से प्रोसेस वाइज फॉरवर्ड करेंगे, मूव करेंगे। Thanks for watching.